नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर। 10 राज्यों की 53 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 92% हुई। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक 32.82% मतदान हो चुका था। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 2 करोड़ 86 लाख से अधिक मतदाता 1463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। मतदान की ताजा स्थिति जानने के लिए चलते हैं सीधे अपने संवाददाता कृष्ण कुमार लाल के पास। जी कृष्ण, कोविड महामारी के बीच मतदाताओं के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? लवलीन, मैं इस समय पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 124 के नजदीक हूँ। लोग उत्साहित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर युवाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। मतदान के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए इस बार पहले चरण के मुकाबले मतदान का प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। लवलीन, कोरोना संक्रमण के बीच मतदान हो रहा है। इसे देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वोट डालने के पहले सभी मतदाताओं का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हें मतदान समाप्त होने के 1 घंटा पहले वोट डालने को कहा गया है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। लवलीन जी के लाल, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं और क्या ईवीएम मशीनें सही से काम कर रही हैं? लवलीन, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। मतदाता निर्भीक होकर वोट डाल रहे हैं। 8 नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दियारा इलाकों में घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है। नावों पर सवार होकर सुरक्षा बल के जवान गंगा, बागमती और गंडक समेत अन्य नदियों में गश्त कर रहे हैं। अनहोनी घटना को टालने के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब हुई, जिसे बाद में बदल दिया गया। लवलीन जी, धन्यवाद के लाल इस जानकारी के लिए। मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली सहित नक्सल प्रभावित 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। कुल 41,362 मतदान केंद्रों में से 8,694 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। निर्वाचन आयोग ने 3,548 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 46, जनता दल यूनाइटेड 43 और विकासशील इंसान पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने 56 सीटों और कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आरएलएसपी के 36, बहुजन समाज पार्टी के 33 और एनसीपी के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस दल ने 33 सीटें जीती थीं। जनता दल यूनाइटेड ने 30, भारतीय जनता पार्टी ने 20
और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थीं। 4 सीटों पर अन्य विजयी हुए थे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 4 मंत्रियों नंद किशोर यादव, श्रवण कुमार, राणा रणधीर और रामसेवक सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। बिहार में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए उपचुनाव भी तीसरे चरण के साथ ही कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एनडीए और महागठबंधन के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और आरके सिंह ने सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा में गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक जनसभा में श्री राय ने कहा कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाला एनडीए चुनाव में फिर से बहुमत हासिल करेगा। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के बहादुरपुर में एक जनसभा में कहा कि यदि वे फिर से सत्ता में आते हैं तो राज्य में सोलर क्रांति लाई जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज प्रदेश में 12 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में दावा किया कि बिहार में भी दिल्ली और झारखंड की तरह चुनाव परिणाम होंगे और नेतृत्व में बदलाव होगा। कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वाम दलों के स्टार प्रचारक और नेता भी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में एनडीए के लिए चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब बिहार सिर्फ नकारात्मक बातों के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस नकारात्मक छवि के लिए कौन जिम्मेदार था। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के समय में भी वोट देने के लिए बाहर निकलकर बिहार के लोगों ने दुनिया को दिखा दिया है कि वे लोकतंत्र के प्रति कितने उत्साही हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है और प्रत्येक बिहारी इसके लिए समर्पित है। श्री मोदी ने इस कठिन समय में अतिरिक्त तैयारियों और सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज कटिहार और किशनगंज में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों में 78 चुनाव क्षेत्रों में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। दिन में 1 बजे तक लगभग 38.72% वोट डाले जा चुके थे। कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी की शिकायतें मिली। मुरैना के एक मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी का भी समाचार है। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मार्च 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और इसके फलस्वरूप कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्य की इन 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 14 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव वाले 19 जिलों में लगभग 33,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य में 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,038 को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इन 28 में से ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 2-3 सीटों पर बसपा की मौजूदगी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 1 बजे तक 35.66% मतदान हो चुका था। एक रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आदिवासी बहुल डांग और कपराड़ा विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही उत्साहपूर्ण मतदान देखने को मिला। डांग में दिन के 1 बजे तक 50% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। मोरबी जैसी शहरी क्षेत्र की सीट पर भी दिन आगे बढ़ने के साथ मतदान में गति देखने को मिल रही है। अमरेली जिले के धारी सीट पर चलाला गांव में 95 वर्ष के दिवालीबेन भंडेरी और 97 वर्ष के लालजीभाई काकड़िया ने सुबह में ही अपना मताधिकार का प्रयोग करके अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। कोविड-19 से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक लगभग 41.46% वोट डाले जा चुके थे। हमारे संवाददाता का कहना है कि मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रहे मरवाही विधानसभा उपचुनाव में धीमी शुरुआत के बाद मतदान ने अब रफ्तार पकड़ी है। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पोलिंग बूथों में मतदान के पहले मतदाताओं की थर्मल स्कैनर से जांच की जा रही है। उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। साथ ही सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स भी दिए गए हैं और इन ग्लव्स का मतदान के बाद सुरक्षित निस्तारण भी किया जा रहा है। मतदाताओं को फेस मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कर्नाटक में सीरा और आरआर नगर विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक सीरा में 44.13% और आरआर नगर में 26.58% मतदान की खबर है। सीरा में 15 और आरआर नगर में 16 उम्मीदवार हैं। भाजपा, कांग्रेस और जनता दल एस ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सीरा में 330 और आरआर नगर में 678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में ये पहला चुनाव है जो संक्रमण के प्रभाव में हो रहा है। सभी मत केंद्रों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सामाजिक अंतर रखने के लिए पुलिस तत्पर है। सिरा में 3,857 चुनाव कर्मचारी नियोजित हैं। आरआर नगर में 9,515 कर्मचारी हैं। इनमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स, राज्य पुलिस, केंद्र सशस्त्र बल की 6 टुकड़ियां शामिल हैं। इस बार राज्य में M3 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। M2 मॉडल की तुलना में M3 का बैटरी लंबा चलता है। इसमें 24 बैलेट यूनिट्स लगाए जा सकते हैं और 384 उम्मीदवार की सूची डाली जा सकती है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तेलंगाना में डबका उपचुनाव में 1 बजे तक 55.52% मतदान की खबर है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 1,98,000 से अधिक मतदाता 300 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सत्ताधारी टीआरएस, विपक्षी कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। डब्बका सीट इस वर्ष के शुरू में विधायक एस रामालिंगा रेड्डी के निधन के कारण खाली हुई थी। टीआरएस और विपक्षी कांग्रेस तथा भाजपा के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वो इसे जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतगणना 10 नवंबर को होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने कोविड रोगियों को पीपीई किट पहनकर मतदान के आखिरी घंटे में वोट डालने की अनुमति दे दी है। डब्बका निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सिद्दीपेट जिला राज्य के कोविड से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। यहां पिछले 24 घंटे में कोविड के 30 नए मामले सामने आए हैं। ओडिशा में बालेश्वर सदर और तिरतोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार,
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक एक उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। निर्वाचित होने वाले भाजपा के प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। उनके अलावा भाजपा के अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, ब्रजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम भी उच्च सदन के लिए चुने गए। भाजपा उम्मीदवार नरेश बंसल को उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। वे कांग्रेस के श्री राज बब्बर का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कल नाम वापस लेने के अंतिम दिन तक केवल उनका नाम बचा रहने के कारण उन्हें इस सीट के लिए चुन लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकारी सचिव मुकेश सिंघल ने उन्हें चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। तीसरे चरण पर प्रचार जोरों पर। 10 राज्यों की 53 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 92% हुई। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,41,000 है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 82 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से 490 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,23,097 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,46,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में की गई जांचों की संख्या 11 करोड़ 17 लाख को पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकडोजी नागपुर विश्वविद्यालय में स्थापित कोविड-19 जांच केंद्र में केवल 2 महीने के भीतर 10,000 नमूनों की जांच की गई। 25 अगस्त को शुरू हुए इस केंद्र में शुरुआत में हर रोज 171 नमूनों की जांच की जाती थी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नागपुर जिला सर्जन और कोविड-19 नोडल अधिकारी कार्यालय ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के निदान केंद्र में परीक्षण के लिए 4 तकनीशियन, 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 1 माइक्रोबायोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है। प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाएं प्रतिदिन 50 नमूनों का विश्लेषण करने के लिए ही सीमित है। हालांकि प्रयोगशाला में काम करने वाली पूरी टीम ने केवल 2 महीनों में 10,000 परीक्षण पूरे कर लिए हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव रसायन विभाग और फार्मेसी विभाग के 15 से अधिक छात्र स्वयंसेवक भी इस निदान केंद्र में काम कर रहे हैं। इस टीम की समर्पित सेवा के कारण नमूनों का तेजी से विश्लेषण, समय पर रिपोर्टिंग और उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक नमूनों का निरीक्षण संभव हो पाया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,536 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल 2,42,506 मामले हो गए हैं। राज्य में कल तक 45,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान प्रदेश में 1,421 से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 92.12% हो गई है। इससे राज्य में अब तक उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,23,413 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या 1,351 हो गई है। मिजोरम में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को इस महीने की 9 तारीख के प्रातःकाल तक और 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में विशेषकर आइजोल नगर में
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है। कोविड-19 दिशा निर्देश को कड़ाई से लागू करने के लिए राज्यव्यापी नो टॉलरेंस फोर्टनाइट भी मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने आइजोल नगरपालिका क्षेत्र में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आंशिक लॉकडाउन लगा रखा था ताकि आइजोल में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कल जारी आदेश में दुकानों और सब्जी बाजारों को एक दिन छोड़कर कारोबार करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दफ्तरों में 70% हाजिरी की भी अनुमति है। राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सामुदायिक भवन, व्यायामशालाएं, पिकनिक स्थल और गिरजाघर बंद हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। असम में बोंगई गांव जिला प्रशासन ने हरित ऊर्जा के लिए अनेक उपाय किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में जिले की उपायुक्त लक्ष्मी प्रिया ने बताया कि हरित बोंगई गांव का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिले में फुहार परियोजना लागू की जा रही है। एक रिपोर्ट। बोंगाईगांव जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की CSR पहल के तहत प्रोजेक्ट पोहर के जरिए 1000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 500 स्ट्रीट लाइट पहले ही लगाई जा चुकी है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया ने कहा कि प्रोजेक्ट पोहर का मीनिंग असमीज में रोशनी है। प्रोजेक्ट पोहर में हम 1000 सोलर स्ट्रीट लाइट बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के टाउन एरियाज में इंस्टॉल कर रहे हैं। यही प्रोजेक्ट में 1000 स्कूल में एक टाइम में ले रहे हैं। एवरी स्कूल में 4 नंबर्स ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, तो टोटली 4000 सोलर स्ट्रीट लाइट हम लगाएंगे। और उसके एसोसिएटेड बाकी प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट आलोक के नाम पे हमने अभी शुरू किया है। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा प्रभावकारी रोशनी और सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन दोनों ने ही मतदाताओं को रिझाने के लिए कल अपने सारे प्रयास किए। ट्रंप ने मिशिगन, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में प्रचार किया। बिडेन ने फिलाडेल्फिया में प्रचार की अनेक गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 9 करोड़ 20 लाख अमेरिकावासी पहले ही वोट दे चुके हैं, जिनकी गिनती में कुछ दिन लगेंगे और कुछ प्रांतों में हफ्ते भी लग सकते हैं। वियना में हुए आतंकवादी हमले के बाद हमलावरों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। वियना में कई स्थानों पर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने एक बंदूकधारी को मार गिराया और एक अन्य संदिग्ध हमलावर की तलाश की जा रही है। ये हमले शहर के मध्य भाग में स्थित एक सिनेमा हॉल सहित 6 स्थानों पर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में हुए इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत ऑस्ट्रिया की जनता के साथ है। उन्होंने इस हमले में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में आज से 6 नवंबर तक चलने वाले मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना, अमरीकी नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें भाग ले रहे हैं। 1992 में भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2015 में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इस समुद्री अभ्यास में शामिल हुई थीं। यह अभ्यास इस महीने 2 चरणों में संपन्न होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बादामी बाग स्थित छावनी में स्थित जनसंपर्क कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 1999 में आज ही के दिन शहीद हुए मेजर P पुरुषोत्तम और 5 अन्य बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत मेजर पुरुषोत्तम और 5 अन्य शहीद जवान रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यालय में तैनात थे।
3 नवंबर 1999 को उनके कार्यालय पर हुए फिदायिन हमले के दौरान उन्होंने आतंकवादियों के साथ शौर्यतापूर्ण संघर्ष किया। भीषण लड़ाई के बाद मीडिया कर्मियों की रक्षा करते हुए ये सभी वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क विभाग में अपर महानिदेशक ए भारत भूषण बाबू ने इन वीर जवानों को कर्तव्य का पालन करने के दौरान प्राणों की आहुति के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी लोगों से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से देश सेवा करने की अपील भी की। प्रख्यात वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का कल रात चेन्नई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे। प्रख्यात वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन ने संगीत की दुनिया में अपना सफर बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। उन्होंने अपने समय के महान वादकों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। केरल में 1928 में जन्मे टी.एन. कृष्णन ने 1942 में चेन्नई में संगीत के सफर की शुरुआत की और प्रख्यात संगीतकार अरियाकुडी रामानुजा अयंकर, अलाथुर भाइयों, चेम्बई वैद्यनाथ भगवतर और महाराजापुरम विश्वनाथ अय्यर के साथ अपनी कला का जादू बिखेरा। हर क्रिसमस पर वे चेन्नई में खचाखच भरी म्यूजिक अकेडमी में संगीत प्रेमियों के सामने वायलिन पर जिंगल बेल्स की धुन प्रस्तुत करते थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के डीन के रूप में भी कार्य किया। महान वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन को उनकी मधुर संगीत प्रतिभा और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि उनके निधन से संगीत की दुनिया में विशेष रूप से कर्नाटक संगीत के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में टी.एन. कृष्णन ने अपनी धुनों से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा, जिसके परिणाम के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तीसरा या चौथा स्थान तय होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। तापमान 13 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में सुबह आसमान साफ था और दिन में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। तापमान 1 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 10 बजे 332 पर रिकॉर्ड किया गया। 201 और 301 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच सूचकांक बहुत अधिक खराब माना जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम अनुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर ने बताया है कि अगले 2 दिन में वायु गुणवत्ता बहुत खराब रहेगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर। 10 राज्यों की 53 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 92% हुई। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में
सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।